हाँ, तो आज अपन अनिवार्य हिंदी का, कंपल्सरी हिंदी का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, रुबाइयाँ और गज़ल। ठीक है, जो फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है। इसकी अपन सप्रसंग व्याख्या और कौन कौन सी जो व्याख्या अपन करते हैं, सप्रसंग विशेष भी लिख दिया, हालांकि विशेष वगैरह सब लिखते ही अपन। बहुत तगड़े तरीके से इसकी व्याख्या वाला पोर्शन आज करेंगे। उसके बाद में एक और पार्ट होएगा जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो जाएंगे। तो परफेक्टली ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्या वाला पोर्शन, क्योंकि जो रुबाइयों की व्याख्या है, हालांकि छोटी छोटी व्याख्या होगी इसमें, और जो गज़ल है उसकी भी व्याख्या छोटी छोटी होगी। ठीक है, होती दो लाइन की गज़लें हैं, लेकिन एग्जाम में कोई 2 गज़ल एक साथ आ जाएगी तो भी 4 लाइनों की बन जाएगी, तो 4 की व्याख्या हो जाएगी। लेकिन अपन जो करने जा रहे हैं वो 2 लाइन की बिल्कुल सेपरेट व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि अपन पहले रुबाइयाँ की बात करेंगे। रुबाइयाँ, ठीक है, पहली हेडिंग आप लगा सकते हैं रुबाइयाँ। जैसे कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती हैं, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है, हर कोई माँ ऐसा करती है। और आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे, अपनी जो मम्मियाँ थी अपन कैसे खिलाती थी, ये सब बातें हैं। या फिर आपने भी छोटे बच्चे को, एक माँ को अपने चांद के टुकड़े हैं, हम सब अपनी मम्मियों के सब चांद के टुकड़े हैं। अपनी मम्मा के लिए तो सभी बच्चे या बच्चियाँ जो भी हैं वो चांद के टुकड़े ही होते हैं। तो उन चांद के टुकड़ों को हाथों में झुलाती है, नहलाती, सारी बड़ी शानदार, सब कुछ आपको मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन बात है संदर्भ प्रसंग एक साथ लिख देते हैं इसमें। काव्य खंड के अंदर अपन अलग अलग भी लिखते हैं, इसमें साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, बात एक ही है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग सेकंड में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी की कविता रुबाइयाँ से लिया गया, जो कि हम कॉमन लाइन लिखते हैं। आप चाहो तो प्रसंग नीचे लिख सकते हो, ये वाली लाइन प्रसंग लिख सकते हो। इस अंश में बालक को गोद में लेकर झुलाती माँ का वात्सल्यपूर्ण सजीव वर्णन है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ यार बिल्कुल सजीव वर्णन है, कि हाँ यार इसको जब आप पढ़ोगे आपको नहीं लगता कि हाँ जैसे एक माँ अपन को आंखों के सामने इमेज बन गई हो। बिल्कुल इमेज बन गई जैसे एक माँ एक बच्चे को खिला रही है। ठीक है, सब कुछ। व्याख्या छोटी व्याख्या होगी, बिकॉज छोटी है। माँ अपने सुंदर शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है। हर माँ को अपना बच्चा हमेशा ही सुंदर लगता है, ईंट का इक्का लगता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा लगता है। एक कहावत होती है ईंट का इक्का, मतलब बहुत ही सुंदर। ठीक है, और हर सुंदर शिशु को लेकर आंगन में खड़ी हैं, वह उसे गोद में लेती हैं और हाथों में उठाकर झुलाती हैं। वह बार बार उसको हवा में उछालती है। इससे बच्चा खिलखिला कर हंसता है। जब देखो बच्चों को कभी आप ऐसे करना, वो बहुत हंसता है, खिलखिला के हंसेगा, और उसकी हंसी की आवाज़ घर में चारों ओर फैल जाती है। बहुत ही सुंदर आवाज़। ठीक है, विशेष में क्या लिख दोगे कि माँ द्वारा बच्चे को झुलाने तथा हवा में उछालने का सहज स्वाभाविक वर्णन है। बच्चे के मुंह से किलकारी निकलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही आप उसको खिलाओगे नेचुरल है, ऑटोमेटिक वहाँ से आएगा। भाषा गतिशील एवं चित्रात्मक है, आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का, बिल्कुल आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हालांकि ये काव्य पोर्शन है ना। कौन सा पोर्शन है ये? रुबाइयाँ वाला सप्रसंग व्याख्यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईजी है। हालांकि गद्यांश ईजी होता है, लेकिन ये तो काव्य खंड भी है, लेकिन इसमें तो काव्य खंड लगता ही नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। दूसरा, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं यहाँ पर मतलब बाल, हेयर। बच्चों के बाल वैसे भी घुंघराले हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के। उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े, है ना, जब घुटनों में लेके बच्चा एकदम किस हिसाब से देखता रहता है अपनी माँ को। तो बिल्कुल सजीव वर्णन है। व्याख्या प्रस्तुत काव्यांश, ये तो पूरा इज इट इज रह जाएगा यहाँ तक। तो इस अंश में माँ द्वारा बालक को नहलाने, बाल संवारने और कपड़े पहनाने का वर्णन इसके अंदर किया गया है। फिर व्याख्या में कि माँ अपने शिशु को स्वच्छ पानी से छलका कर स्नान करा रही है। उसके बाद उसने उसके उलझे हुए बालों को कंघी से सुलझाया है। बाद में अपने दोनों घुटनों के बीच पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है। बच्चा इस बीच माँ के मुंह की ओर बड़े प्यार से देखता है, थोड़ा स्माइल पेश करते हुए। ठीक है, विशेष, माँ बेटे को नहला रही है। बालक हल चलकते हुए जल के कारण बहुत प्रसन्न है, उमंगित और तरंगित है। आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मतलब सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरी बात करें, दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो अपना सेम। इस अंश में दीपावली की प्रसन्नता का वर्णन है। ठीक है, व्याख्या, दीपावली का त्यौहार है। ठीक है, दिवाली की शाम मतलब दिवाली का त्यौहार है, शाम का समय है, बिल्कुल शाम का समय है। घर को रंग रोगन या घर पुते मतलब घर की रंग रोशन किया गया है, सजाया गया है।
घर में खांड के खिलौने, खांड का मतलब लकड़ी होती है, ठीक है, वुडन। और ये रहा कि सजे चीनी के खिलौने, चीनी खिलौने का मतलब धान की, अच्छा हो रही खांड के खिलौने। और खिलौने जगमगाते लावे के धान की खीलें लाई गई है। रूपवती, ठीक है, रूपवती गृह स्वामिनी का चेहरा खुशी के कोमल प्रकाश से चमक रहा है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक मतलब चमक रहा है। और वह घर में तथा बच्चे घरों में दीपक जला रही है। देखो गृह स्वामिनी का मतलब है आप अपने यहाँ जो भी हमारे घर में दिवाली पर गृह स्वामिनी का मतलब है कि जैसे हमारे कोई भी हो सकते हैं, अपनी मम्मी भी हो सकती है, अपनी दादी जी भी हो सकती है, कोई सी भी, ठीक है। और बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए, वो बच्चे घरौंदे में दीपक जला रही हैं, जहाँ पर बच्चा रहता है, खेलता कूदता है, वो सब, ठीक है। विशेष दीपावली की जगमग सज्जा, नया रंग रोशन, खिलौने, दीपक जलाना आदि दृश्य दीपावली उत्सव को आंखों के सामने साकार कर रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, कुछ उर्दू शब्द का भी प्रयोग, घरौंदे वगैरह ऐसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, जिद करता है, आंगन में ठुमक भी रहा है। बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। क्या बात है, ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। उसको अपने बेटे को या अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को जो भी, उनको जो आईना है, मिरर जो है, वो देख के कह रहे हैं कि देख चांद आईने में उतर आया है, ठीक है। देख आईने में चांद मतलब इतना सुंदर है कि चांद के टुकड़े जैसा कि चांद आईने में उतरा है, ठीक है। तो ये तो अपना सेम हो जाएगा। इस अंश में माँ अपने बच्चे को चांद दिखाने की जिद पर दर्पण देखकर कह रही है, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण में देख चांद दिख रहा है, ठीक है। वह क्या, बच्चा चंद्रमा को लेना चाहता है और चंद्रमा को तो माँ को पता है कि ले दे पाऊंगी नहीं, तो कांच में देख लेते चंद्रमा, ये चंद्रमा ही है, ठीक है। और उसको पाने के लिए जिद कर रहा है। वह आंगन में खड़ा मचल रहा है। माँ बच्चे को बहलाने के लिए शीशे में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा रही है, ठीक है। हालांकि मैंने ये कहा कि देख आईने में चांद उतरा है, वो भी बात सही है कि सुंदर चेहरा, वो वाली भी कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि उसका प्रतिबिंब, एक इमेज दिखा रही है, देख ये रहा चांद, वहाँ से इमेज प्रतिबिंब दिखा रही है। तो ये हो गया कि प्रतिबिंब दिखा रही है, उसकी छाया दिखा रही है। इस प्रकार वह बच्चे के हाथों में चंद्रमा को पकड़ाकर उसे खुश कर रही है, ठीक है। बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं, ये विशेष लिख दिया। आम बोलचाल भाषा शब्दों का प्रयोग है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, गठा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा। इस अंश में रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन की उमंग व प्रसन्नता का वर्णन कवि कर रहे हैं। बिल्कुल से रक्षाबंधन का मतलब भी भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है। तो वह क्या, रक्षाबंधन के त्यौहार का सवेरा है। सुबह वो पिछला जो था रुबाइयाँ थी, वो थी अपने दीपावली की, ये रक्षाबंधन की है। रक्षाबंधन का त्यौहार का सवेरा था मॉर्निंग, वो इवनिंग था, दीपावली की शाम, ये सुबह। आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। सुंदर मूर्ति के समान रस भरी मधुर बातें करने वाली छोटी बहन अत्यंत आकर्षण लग रही है, बिल्कुल सज धज के नए कपड़े पहन के, ठीक है। उसने पैरों में चांदी के लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली के समान चमक रहे हैं। वे अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है। ये सब कुछ बातें, भाई की बांधती चमकती राखी, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बिल्कुल सब कुछ वही है, मतलब आराम से समझ में आ रहा है। विशेष कवि ने आकाश में बादल छाने तथा बिजली चमकने का वर्णन करके सजीवता प्रदान किया। ऐसा बिल्कुल जैसा लगता है कि हाँ बिल्कुल चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपन को भी। और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। अब है गजलें। रुबाइयाँ अपन ने पढ़ ली, पांच रुबाइयाँ पढ़ ली, देख सकते हो, ठीक है। अब गजल की बात करें तो पहली गजल, दो लाइनों की गजलें, सारी जितनी भी इस चैप्टर में गजल दे रखी है सभी की प्रसंग व्याख्या अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो नौरस, इसमें ध्यान रखना, जो प्रसंग व्याख्या करेंगे अपन संदर्भ और प्रसंग में, कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोभाग सेकंड में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी की कविता गजल, ठीक है, से लिया गया। जहां पर रुबाइयाँ लिखा था, देखो पिछले में अपन ने रुबाइयाँ लिखा था, बस इतना सा चेंज करना कि यहाँ जो रुबाइयाँ लिखा था वो अपन को अब क्या लिखना है, गजल लिखना है, बस इतना सा चेंज करना, बाकी सेम टू सेम रहेगा। और इस गजल में कवि क्या कह रहा है, इस गजल में कवि कह रहा है कि कलियों की नई नई पंखुड़ियाँ खिलने लगी है, उनमें से और सुगंध झड़ने लगे हैं, जैसे कि नौरस गुंचे पंखड़ियाँ की नाजुक गिरें खोले हैं, या उड़ जाने को रगों वो गुलशन पे तर तोले हैं, ठीक है। व्याख्या देखो, कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि बाग में नवरस रूपी कलियां अपनी पंखुड़ियों को, कोमल गांठों को खोल रही है। जैसे देखा होगा आपने, जो सबसे पहले कोई भी फूल खिलता है तो गांठ सा होता है, फिर वैसे ऐसा खुलता है, ठीक है। उस गांठों को, कोमल गांठों खोल रही है, अर्थात बाग में फूल खिल रहे हैं, ठीक है।
इसका मतलब पंखुड़ियाँ की नाजुक गिरें खोले, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि बाग में फूल खिल रहे हैं, जो कोमल गांठें वो खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि रंग और सुगंध उड़ने के लिए, अब फूल खिलेगा तो रंग दिखेंगे, तरह तरह के रंग और खुशबू आएगी, तो रंग और सुगंध उड़ने के लिए अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं। आश्चर्य ये है कि रंग बिरंगी फूल खिलने से बाग तरह तरह के रंगों तथा खुशबू से भर उठा है। वही तो है, उड़ जाने को रंगो बू, बू मतलब खुशबू, रंग, और गुलशन पे तर तोले। बहुत ईजी है। प्रेम की कोमल भावना के लिए रंग और सुगंध का ये मेल मनोहर बन पड़ा है। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत हुआ है। बहुत सारे वर्ड जो हैं, लगभग रंगोबू, ठीक है, नाजुक, ये जितने वर्ड है, गुलशन, ये उर्दू वर्ड है, ठीक है, इनका प्रयोग हुआ है। सेकंड गजल देखो। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो ये तो अपना यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, गोरखपुर की कविता से लिया गया है। और इस शेर में रात्रिकालीन वातावरण का वर्णन कवि कर रहे हैं। रात्रिकालीन साहब पता चला, तारे आंखें झपकावे, तारे कब झपकते हैं? नाइट में, तो नाइट का इसमें वर्णन किया गया है। तो शायर कहता है कि रात का वक्त है, आकाश में तारे तारे झपक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे झपक रहे हैं, उनको नींद आ रही है, पृथ्वी का कण कण सो रहा है। हे मित्रों, रात में छाया सन्नाटा मुझसे कुछ कह रहा है, तुम भी इसे सुनने की कोशिश करो, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? देखो, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, मतलब कि क्या तुम कुछ बोलेंगे, मतलब कुछ सुन, क्या तुम भी कुछ सुन पा रहे हो? हालांकि रात में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। विशेष कवि के एकांत मौन का चित्रण अत्यंत यथार्थ में प्रभावी है। उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। जरा जरा, ठीक है, शब, ये सब जो वर्ड है काफ़ी उर्दू वर्डों का यूज हुआ है। सन्नाटे भी उर्दू वर्ड है। नेक्स्ट देखो तीसरा, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोलेवे हैं। ठीक है, ये है। ये तो देखा भी होगा, कोई लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं कम और कहते हैं कि नहीं यार मैं तो किस्मत ही ऐसी थी। अरे भाई, मेहनत फुल करो, किस्मत क्या करेगी? तो किस्मत हमें रो लेती है, हम किस्मत को रो लेते हैं। ये तो फिर रोना हो गया, मेहनत हो रही कम, ये चीज़ है। तो यहाँ तक तो अपना ये हो जाएगा सेम। इस अंश में कवि अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है। वह क्या? शायर कहता है कि वह तथा उसका भाग्य एक जैसे हैं, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, वह अपने दुर्भाग्य पर रोता है तो उसका भाग्य उसके सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसकी दुर्दशा पर होता है। ठीक है, कि बेचारे क्या दुर्दशा हो गई, तो उल्टा हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। सॉरी, विशेष प्रेम की निराश में भरपूर इस शेर में वियोग श्रृंगार की झलक। वियोग है मतलब ये प्रेम पाना चाह रहे लेकिन प्रेम मिल नहीं रहा। ठीक है, किस्मत को साथी बनाकर कवि मानवीकरण का चमत्कार उत्पन्न किया है। उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग है। वैसे जितने भी गजलें होती है ना, उन सब में उर्दू भाषा वाली बात तो आप सब में डाल देना भले, वो आपका विशेष तो पक्का हो जाएगा। जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा, से लिया गया है। इस अंश में कवि कह रहा है कि लोग मेरी बदनामी करके अपने ही दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। ठीक है, वह क्या? कवि कहता है कि जो लोग मेरी निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, वे यदि गंभीरता से सोचते तो समझ जाते कि मेरी बुराई करके वे अपनी ही बुराई को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात ऐसा करने से वे पता चल रहा है कि वे स्वयं ईर्ष्या या द्वेष की भावना, ये बिल्कुल सही है, भावना पैदा से भरे हुए। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपको किसी दूसरे के बारे में आगे चुगली करता है कि नहीं यार वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ये परफेक्ट है कि आपकी बात भी वो किसी उसको भी वापस आके कह सकता है, क्योंकि उसको चुगली करने में मज़ा आता है। ये चुगलियाँ करने वाले लोग सही नहीं होते, ध्यान रखना। आप राजी मत हो जाना कि और उसने मुझे बताया था, वरना तो मुझे पता भी नहीं चलता, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है। तो मतलब ये द्वेष की भावना पैदा होती है इससे ही साफ पता चलता है कि ये जो बंदा आपको आपकी शिकायत तो कर रहा है कि वो तो आपके बारे में कह रहा होगा, लेकिन ये इसका मतलब ये खुद जेलस बंदा है, वरना इसे पता है कि मैं इसको आके कहूँगा तो ये कल को फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, क्यों कर रहा हूँ ऐसा काम, ताकि द्वेष की भावना ना हो। कोई बात नहीं, कह दिया, जहाँ बात दबी पड़ी दबी रहने दो, क्योंकि जिसमें अहिंसा हो, जिसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, द्वेष की भावना रुक जाना चाहिए, उसमें कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं, ये चीज़ है। ईर्ष्यालु लोग, विशेष में तो ईर्ष्यालु लोग दूसरों का अपमान करने के चक्कर में स्वयं अपमानित हो जाते हैं, और इस भाव को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। बाकी उर्दू भाषा का शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है। पांचवा, ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदुरुस्तगी एक होशों हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ठीक है, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं।
तो यहाँ तक अपन ये ले लेंगे, ये तो अपना कॉमन है। यहाँ कवि पूरे होश हवास में प्रेम की कीमत दीवानगी से देने की कह रहा है, ठीक है। व्याख्या देखो, कवि कहता है कि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है उसे लोग दीवाना कहकर पुकारते हैं। कवि अपने प्रेम की ये कीमत भी पूरी समझदारी के साथ और सोच समझ कर चुकाने को तैयार है कि मुझे कोई दीवाना भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष कवि प्रेम में दीवाना है। इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर न्यौछावर कर दिया है। बाकी उर्दू भाषा वर्ड आपको पता ही चल रहा है, सब जगह उर्दू वर्ड आपको लग रहे होंगे। और सवास, ठीक, सौदा, ये जितने भी वर्ड हैं वो सब उर्दू वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं। बहुतायत का मतलब काफ़ी संख्या में। छठा, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। पता चल गया, पढ़ते पता चल गया होगा। ये तो अपना सेम हो गया। यहाँ तक तो यहाँ कवि कह रहा है कि वह संसार और प्रेम के द्वंद्व में उलझ रहा है। संसार की सुने या फिर प्रेम की या प्यार की सुने। तो कवि अपने प्रेयसी से कहता है, मतलब अपनी जो प्रियतमा जिसको भी चाहता है उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे दुख का पूरा लिहाज है, मैं तुम्हारे प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना होता है। तुम्हारे प्रति मैं अपना प्रेम खुलकर प्रकट नहीं कर सकता, अतः अपने दर्द को सबसे छुपा कर मैं चुपके चुपके अकेले में रो लेता हूँ, तेरी याद में थोड़ा रो लेता हूँ। ये चीज़ है। विशेष निजी प्रेम और समाज के द्वंद्व को बहुत कुशलता से व्यक्त किया गया है। बिल्कुल, निजी प्रेम मतलब खुद का प्यार और फिर समाज, उसकी भी देखनी पड़ती है कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, सारा ही मामला है। तो उस द्वंद्व को कुशलता से व्यक्त किया गया है। प्रेमी का समाज की नज़रों से बच बच कर रोना समाज की विडंबना पर व्यंग्य है कि क्या विडंबना है, प्यार भी छुप छुप के करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, तो फिर वो तो एक तरीके से व्यंग्य हो गया, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस है और उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत इसके अंदर प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है, हुआ है। सातवां, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। संदर्भ यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा। कवि इस अंश में बता रहा है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि प्यार और सुंदरता ये तो है ही है, सुंदरता हमेशा हर किसी को अट्रैक्ट करती है और प्रेम भी, लेकिन उसमें मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य संसार में भी लेन देन की आदत का संतुलन चलता है। प्रेम में प्रेमी के प्रति जो जितना ज़्यादा स्वयं को समर्पित कर देता है, बदले में उसे उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। जितना आप प्यार किसी को उतना ही वापस प्यार मिलेगा। ये तो है नहीं, मैंने आपको हिस्ट्री में बातें पहले बताई थी, क्लास 10th के इतिहास पढ़ते थे कि आजकल ज़माना बदल चुका है। ये तो है नहीं कि आप पत्थर मारोगे तो फूलों की वापस उम्मीद करोगे, फूल वापस नहीं आने वाले। पत्थर मारोगे तो पत्थर का जवाब पत्थर, वापस पत्थर ही आने वाले हैं। तो यही वाली चीज़ है, फूल बांटोगे तो फूल ही वापस मिलेंगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, ठीक है। प्रकृति का ये विशेष प्रकृति का नियम है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बराबर का मोल देना पड़ता है, ठीक है। और इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है इस विशेष। दूसरा उर्दू भाषा की, ये तो आप कॉमन लाइन लिख सकते हो, ठीक है। आठवां, आबो ताब अशआर ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा, ठीक है। इस अंश में कवि बता रहा है कि मेरी कविता में सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है, विरह वेदना, ठीक है, मतलब अकेलापन। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक मत देखो, मेरे काव्य की सुंदर भाव पक्ष को देख कर ही उसका मूल्यांकन करो। आप सहृदय पाठक हैं, समझदार समालोचक हैं, मतलब आप समालोचना करने वाले, कौन गलत कौन सही करने वाले हैं। मेरे शेरों की सुंदरता का कारण उनमें अंतर्निहित भाव है, मेरी बातों का भाव देखो। मैंने ऐसा मत देखो कि इतना अच्छा नहीं लिखा, 2 लाइन में सल्टा दिया, ऐसा नहीं, उसमें भाव देखो। गागर में सागर है जिनमें मन की पीड़ा और टीस भरी है, ठीक है, पीड़ा और चिंता। मैंने अपनी आंखों से जो आंसुओं के मोती बरसाए, उनसे मेरे शेर सुंदर बने हैं। बिल्कुल, कवि और विशेष में कवि की अनुभूति से काव्य स्वतः प्रकट है, उनकी विरह वेदना ही उनकी शायरी में व्यक्त हुई है। और मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उर्दू भाषा का खूब प्रयोग है, ये बातें अपन ने देख ली। नौवीं गजल देखो, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदू को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। तो यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा। इस अंश में कवि कह रहा है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है, ठीक है। व्याख्या, कवि कहता है कि रात होने पर आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय खोल कर देखते हैं, तब हम शराब की महफिल में शराब पीकर गम
गलत करते हैं और बार बार तेरी याद हमें सताने लगती है। एक तरीके से तो गज़लें आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सॉन्ग गा रहे हो, क्योंकि गज़लें होती ऐसी है, ठीक है। और विशेष में रात के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण है। प्रिया के वियोग से अपना गम गलत करने के लिए रात रात भर शराब पीता है। गम गलत का मतलब है गम भुलाने के लिए। हालांकि ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया कि आप शराब पी के क्या भुलाना चाहते हो, ये तो गलत है, उल्टा नुकसान कर रहे हो। ये सिस्टम जो परंपराएं है बहुत ही गलत परंपरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। 10वां, सदके फिराक एजाज सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ तक तो अपना कॉमन हो जाएगा। इस अंश में कवि कह रहे हैं कि लोग उसकी शायरियों की तुलना मीर की शायरियों से करते हैं, ठीक है। वह क्या, शायर फिराक अपनी बेहतरीन शायरी पर बलिहारी है, मतलब न्योछावर है, इतनी पसंद है उसको, अपनी शायरी की बेहतरी पर आश्चर्य है कि वाह कितनी सुंदर शायरी लिखी है। उसको खुद को अपने आप में आश्चर्य है, उसने गज़ल कहने की ये कला कैसे प्राप्त कर ली। खुद सोचता है यार ये मैंने इतनी अच्छी कैसे शायरी लिख दी, ठीक है। फिराक मानते हैं कि उनकी गज़लें मीर की गज़लों की बराबरी कर रही है। मीर की गज़लें वेरी फेमस है, तो इन्होंने भी अपना कंपैरिजन मीर की गज़लों से किया, ठीक है। उनकी इन गज़लों पर उर्दू के मशहूर गज़लकार और शायर मीर का प्रभाव है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। विशेष लोग फिराक कवि की प्रशंसा में प्राय यह कहा करते थे कि उनकी वाणी में प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता घुल गई है। ऐसा लोग भी कहते थे, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए मेरा मीर के जो गज़लें उनमें मेरा प्रभाव, मतलब मेरी गज़लों उनका प्रभाव है। उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग है। तो ये था भाई चैप्टर आपका 9वां, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक गज़ल का सप्रसंग व्याख्या दे दी। रुबाइयाँ जो 5 रुबाइयाँ थी उनको परफेक्टली अनुवाद दे दिया है। कंप्लीटली इस चैप्टर को, इसके आज की क्लास को बड़े ही ध्यान से समझ लेना। मैं तो कहता हूँ लिख लेना बढ़िया रहेगा। और अब एक क्लास इसी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की आएगी, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।